ससुराल का तोहफा मायके में। ये कहानी है रामगढ़ के मनीषा निवास की। मनीषा जी की एक ही बेटी थी प्रिया, जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रिया बड़े ही कंजूस स्वभाव की थी और जब बात हो अपनी भाभी की तो क्या कहने। बताओ रिशु, एक हफ्ते में क्या आने वाला है? 4 दिन का वेकेशन। ज्योति, हम छुट्टी में छत पर पिकनिक करते हैं। कितने दिनों से हमने कुछ एंजॉय ही नहीं किया। क्या रिशु, पार्टी का बोला भी तो छत पर। तुम्हें सच में याद नहीं है क्या कुछ? मेरा बर्थडे है 4 दिनों में और इस बार घर पर केक बनाकर हैप्पी बर्थडे मत कह देना। हर बार दीदी कुकर में केक बनाकर ले आती है, मार्केट से एक केक भी नहीं मंगवाता कोई। शर्म से आज तक बर्थडे की एक पिक्चर तक व्हाट्सएप पर नहीं लगा पाई मैं। पर इस बार ना मुझे पार्टी चाहिए। पार्टी? और तुम तो जानती हो ना मम्मी को। उसकी फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है क्या करना है। पार्टी दोगे तुम और नाम होगा मेरे भाई का। मैं कह दूंगी पार्टी करण ने दी है, फिर तो तुम्हारी माँ मुंह मोड़ मोड़ कर खाएगी। बेटे का पैसा जो खर्च नहीं हो रहा। और एक हफ्ते के बाद होती है शानदार पार्टी। पार्टी में पहुंचते हैं ज्योति के स्कूल फ्रेंड्स, मायके वाले और ससुराल वाले तो आने ही थे, पर ज्योति की खास नजर थी अपनी सास और ननद के गिफ्ट्स पर। भाभी के घर वालों की हैसियत तो जानती हो ना माँ। जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी में पैसे खर्च नहीं किया, वो अपनी शादीशुदा बेटी की बर्थडे पार्टी में इतना खर्च करेंगे क्या? भगवान जाने तुम कैसे मुंह मोड़ मोड़ कर खाना खा रही हो। मुझे तो लगता है ये सब रिशु के पैसों से ही हो रहा है। अगर ये सब रिशु के पैसों से हो रहा होता तो तुझे लगता है कि तेरी माँ ये अनाप शनाप खर्च होने देती? बिल्कुल भी नहीं। रिशु के खाते में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहाँ से देगा पैसा? तू इतना सोचा मत कर। शांति से जो मिल रहा है खा ले और 2-4 डब्बे भरकर अपने ससुराल ले जाना। 2 दिन तक तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर ये नया लफड़ा बर्थडे पर गिफ्ट तो। आज एनिवर्सरी, कल एंगेजमेंट एनिवर्सरी, हर रोज भाभी कोई ना कोई चोचला करती रहती है। इतने सारे गिफ्ट रोज रोज, अब तुम ही बताओ। अरे तो किसने बोला गिफ्ट देने को? एक लिफाफे में 51 रुपए डाल कर दे दे। बाहर नाम मत लिखना, उसे कौन सा पता चलेगा किसने क्या दिया है। नहीं नहीं मम्मी, तुम जानती हो ना मैं ये छोटे काम नहीं करती। एक बहुत ही महंगी साड़ी खरीदी है मैंने भाभी के लिए, वही गिफ्ट कर दूंगी। प्रिया सड़क के किनारे से लाई हुई 100 रुपए की साड़ी को महंगा बताकर अपनी भाभी को गिफ्ट कर देती है। आपका गिफ्ट तो मैं भूलने से रही दीदी। बाकी गिफ्टों को भले ही आग लग जाए, आज मेरी नजर आपकी प्यारी गिफ्ट पर ही रहेगी। प्रिया जानबूझकर अपने गिफ्ट पर अपना नाम नहीं लिखती, पर ज्योति बड़ी होशियार थी। वो अपनी ननद के दिए हुए गिफ्ट को पहले ही अलग कर लेती है। पार्टी के बाद प्रिया सबसे पहले अपनी ननद की दी हुई गिफ्ट को खोलकर चेक करती है। हे भगवान, ये साड़ी है या किसी घर का उतरा हुआ पर्दा? दीदी ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। मम्मी को बताऊंगी तो वो खुद दीदी की ही तारीफ करेंगी। मैं हमेशा इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हूँ इन्हें, और एक ये है, पर इस बार नहीं, बहुत हुआ आप। कुछ दिनों बाद प्रिया के देवर की शादी रहती है, जिसमें उसका पूरा ससुराल पहुंचता है। अपने रोने की आदत से परेशान शादी के एक दिन पहले प्रिया अपनी भाभी से कहती है, आप तो यहाँ कितनी सारी साड़ियाँ लेकर आई हैं भाभी। मेरा तो जानती है ना आप, खुद के देवर की शादी है, कहाँ फुर्सत मिलती है अपने घर की शादी में। सबके लिए शॉपिंग करते करते अपनी ही शॉपिंग नहीं कर पाई, बताइए। आपके बर्थडे पर देने को वो 10,000 की साड़ी ले ली मैंने, पर खुद के लिए अरे ईयरिंग का सेट भी नहीं ले पाई मैं। अरे बेटी, सबका सोचना छोड़ दे। बेचारी जब देखो सबका ही सोचती रहती है। जा तो बहू, एक साड़ी निकाल कर प्रिया को दे दे और मना मत करना। प्रिया, घर की बात है। हाँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि आप उस साड़ी का क्या करोगी दीदी। हर बार का यही लफड़ा है, एक साड़ी मुझसे मांगना और उसे ना पहनकर संजोकर अलमारी में रख देना। पर मैं भी रैपिंग पेपर में डालकर आपको आपकी ही साड़ी थमा दूंगी दीदी। और ज्योति अपनी ननद की ही दी हुई साड़ी अच्छी तरह पैक कर अपनी ननद को पकड़ा देती है। 10,000 की साड़ी है दीदी, पर घर की शादी है ना, इतना भी खर्च ना किया तो क्या मजा है। अब कल ना इसी साड़ी को पहनिएगा। इसकी साड़ी उसके घर। रात को जब प्रिया अपने कमरे में सोने जाती है, उसकी सास वहां आकर कहती है, तेरे देवर की शादी है बहू, किसी पड़ोसी की नहीं। शादी का एक काम तो कर नहीं रही, जब देखो अपने मायके वालों के पेट में घुसी पड़ी रहती है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। आने जाने वाले के लिए कपड़े मंगवा लिए मैंने, बस नेहा की साड़ी बाकी है। बाकियों को देने के लिए तो मैंने 10-10 हज़ार की 10 साड़ी ले ली, पर नेहा तो इस घर की बेटी है,
उसे तो ऐसी वैसी साड़ी नहीं देंगे ना, आखिर उसके भाई की शादी है। मैंने तुझे जो शादी के खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, उसमें से तू नेहा के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद कर ले आना। मैंने तो उन पैसों की एफडी कर दी, अब क्या होगा? अब ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। और अब आ गया था असली कलेश का दिन। रात को प्रिया के देवर के फेरे जैसे ही पूरे होते हैं, आए हुए मेहमान वापस जाना शुरू कर देते हैं। सामने खड़ी होकर रेणुका प्रिया से सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दिलवाती है। मैं भी निकलती हूँ माँ, मुझे भी तो अपना घर देखना है। सब अच्छे से हो गया, ये अच्छा हुआ। अरे रुक रुक, ऐसे कैसे खाली हाथ चली जाएगी तू? ये मिठाई का डिब्बा तेरे ससुराल वालों के लिए, और वो तेरी साड़ी। अरे बहू, नेहा के लिए मैंने तुझे जो साड़ी लाने के लिए कहा था, ले आई ना? दे दे इसे। खाली हाथ थोड़ी ना ब्याही थ्याई बेटी को शादी के घर से भेज देंगे। इसकी सास भी तो पूछेगी क्या लाई है अपने मायके से। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। और प्रिया अपनी ननद को देने के लिए लेकर आती है वही साड़ी जो उसने अपनी भाभी को दी थी। ये लीजिए दीदी, बड़ी खूबसूरत साड़ी है। अच्छा खोल कर तो देख बेटा, कैसी साड़ी लाई है तेरी भाभी। सभी के सामने जैसे ही नेहा साड़ी खोलती है, इस तरह की सस्ती सी साड़ी देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। इससे तो अच्छा मुझे कुछ ना दिलवाती मम्मी तुम। ये कोई साड़ी है? अच्छा हुआ इस साड़ी को मैंने यहीं खोल दिया। अगर अपने ससुराल वालों के सामने खोलती तो पता भी है आपको कितनी बेइज्जती होती मेरी। तुझे 20,000 दिए थे मैंने, और उससे तू ये रोड छाप साड़ी लेकर आई है? ऐसी साड़ी तो मैं बर्तन वाली को दूं तो भी वो उसके बदले बर्तन ना दे। मम्मी जी, वो मम्मी देख रही हो ना तुम, ये वो साड़ी है जो भाभी ने मुझे शादी में पहनने के लिए दी थी। इसे पहनती क्या मैं? बिल्कुल गलत बात। ये वही साड़ी है जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी, महंगी सी 10,000 की साड़ी बताकर। अब आपको अपने देवर की शादी में कुछ पहनना था ना, आपकी क्लास के हिसाब से, तो मैंने इसीलिए आपको ये साड़ी रिटर्न कर दी। 10,000 की है ये समझकर। क्यों ठीक किया ना मम्मी जी? मतलब बहू ने तेरे बर्थडे पर तुझे जो साड़ी दी थी, उस साड़ी को तूने ऐसे ही वापस कर दिया, और इसने वो साड़ी पहनी भी नहीं और ना ही नेहा के लिए नई साड़ी लेकर आई। घूम फिर कर अपनी ही साड़ी को अनजाने में इसने नेहा को दे दिया। ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को मनीषा जी। अपनी ननद की ना हुई, कम से कम अपनी भाभी की होती है। पर ये तो ना मायके वालों की हुई ना ससुराल वालों की। अपनी भाभी के बर्थडे पर 100 रुपए की साड़ी कौन देता है बहू? वो भी जब तेरी भाभी ने इतना अच्छा फंक्शन किया, यहाँ तक कि नहीं तो भी 2 दिन का खाना पैक करके भी भेजा था तेरे लिए। फिर भी तेरी कंजूसी काम ना हो सकी। छी! अपनी बेटी को ताना सुनते देख मनीषा बड़ी बड़ी आंखें कर ज्योति को देखने लगती है। अब आप मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखिए मम्मी जी। आप ही कहती है ना, प्रिया तो सब कुछ तेरे लिए बेस्ट लाती है, तो इस बार मैंने वही बेस्ट चीज उन्हें रिटर्न कर दी बस। हर बार दीदी कंजूसी की हद पार कर देती थी। किसी के बर्थडे पर टूटा ब्रश, तो किसी की बर्थडे पर हाथ से बनाया हुआ केक, वो भी बिस्किट का। और कभी बड़ा अच्छा मूड हुआ तो सड़क के किनारे से उठाई हुई ऐसी साड़ी। अगर मैं आपको सीधे सीधे ये समझाती तो आपकी समझ में नहीं आता मम्मी जी, इसीलिए मुझे उनका गिफ्ट घूमकर उन्हें देना पड़ा। अच्छा किया ज्योति तुमने, बहुत अच्छा। अपनी साड़ी को आज रात के फंक्शन में तुम खुद पहन लेना बहू। आई एम सो सॉरी मम्मी जी। दीदी आपको भी सॉरी, मैं आपके लिए अभी नई साड़ी लेकर आती हूँ। और भाभी आपको भी सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो क्या है ना, बचपन से ही मैंने देखा था मम्मी इधर से आया हुआ गिफ्ट उधर भेज दिया करती, तो मैंने भी वही किया। हाँ, अब तो इस सारी झंझट का पोटला मेरे सर पर रख दे तू। मैं गिफ्ट इधर से उधर करती थी, पर खोल कर देखती भी तो थी। तूने तो खोल कर देखा भी नहीं। बेकार ही तेरी साइड ले रही थी मैं। आप देख लीजिए समधन जी, आपके घर का मामला है, मैं चली। ध्यान रखिएगा दीदी, नमस्ते। अपनी ही फांसे में नेहा ऐसी फंस जाती है कि न इधर की रह जाती है न उधर की। और अगले दिन सभी मुंह दिखाई की रस्म में जब नेहा के घर आते हैं तो उसी साड़ी में प्रिया को सभी के सामने जाना पड़ता है। कहाँ फंस गई मैं? और इस सजा से उसे ये तो समझ में आ जाता है कि इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी,
जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो, बढ़िया है, बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी। वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं। होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है। लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात, मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नज़दीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण, अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार। पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या? हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज,
अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है।